उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले दीपक कुमार को सबक सिखाने की चेतावनी दी। ये वही दीपक हैं जो कुछ रोज पहले मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार के समर्थन में बजरंग दल के कुछ लोगों से भिड़ गए थे और पहचान पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था और उस घटना की वजह से कोटद्वार में बवाल हो गया था। हालात संभालने के लिए पुलिस को सड़क पर मोर्चा संभालना पड़ा था। उस घटना के करीब 15 दिन बाद हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने दीपक को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया। उसमें उन्होंने दीपक पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। कोटद्वार पूरी ताकत से हिंदू रक्षा दल के सारे योद्धा पहुंच रहे हैं। इसे दीपक को मुल्ला बनने की बहुत चढ़ी है। इसका मुल्लापन कल हमारी पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम इसका मुल्लापन निकालेगी। उन्होंने दीपक पर आरोप लगाया कि वो हिंदू समुदाय के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कोटद्वार में इसके जिम पर पूरी ताकत से पहुंच रहे हैं। इसको हम बताएंगे कि इसको जिस तरीके से मुल्लाओं का समर्थन करके हमारे हिंदू भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक करेंगे। हिंदू रक्षा दल के इस धमकी वाले वीडियो के सामने आने के बाद गाजियाबाद की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पिंकी चौधरी को घर में नजरबंद कर दिया गया। उनके घर से निकलने पर रोक लगा दी गई और तो और घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी सूरत में पिंकी चौधरी और उनके लोगों को कोटद्वार जाने से रोका जा सके। हम पिंकी चौधरी के आवास पर ही मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है कि पिंकी चौधरी या उसके कार्यकर्ता कोटद्वार ना जाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है। इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने पिंकी चौधरी से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और इसी वजह से हिंदू रक्षा दल उन्हें सुधारने का काम करेगा। इस मोहम्मद दीपक ने पूरे देश का माहौल खराब किया है। इसको ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल जरूर करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो सारी की सारी मोहम्मद दीपक को सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंता का विषय है। यही नहीं, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि दीपक को सबक सिखाने वालों को वो लाखों रुपए का इनाम भी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो भी इस मोहम्मद दीपक को ठीक करेगा उसको 5,51,000 रुपए का काम हिंदू रक्षा दल इनाम देगा। मतलब दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले पिंकी चौधरी ने कोटद्वार के रहने वाले दीपक को खुलेआम पीटने की धमकी दी। ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ेंगे और पिंकी चौधरी ने कोटद्वार के रहने वाले दीपक को इसलिए धमकी दी क्योंकि 26 जनवरी को वो बजरंग दल के कुछ लोगों से उलझ गए थे। उस दिन कोटद्वार के पटेल मार्ग पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की दुकान के नाम को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया था। उस दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर था और हंगामा कर रहे लोगों ने उस दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो। हाँ। ज्येष्ठ उस बाइक पर नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए। 70 साल के दुकान के मालिक ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लोग दुकान के नाम से बाबा हटाने की जिद पर अड़े रहे थे। आरोप लगा कि उस दौरान उन लोगों ने दुकान के मालिक को धमकी भी दी थी। स्कूल ड्रेस कट पीस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ। बाबा हटवाओ भी है तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। कुछ देर तक वो लोग दुकान के मालिक के साथ बहस करते रहे थे। उन पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि वो तुरंत दुकान का नाम बदल दें और तभी उस दुकान के पास जिम चलाने वाले दीपक अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गए थे और हंगामा कर रहे लोगों से भिड़ गए थे। उसकी वजह से वहां का माहौल अचानक गर्मा गया था। नहीं, ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, मेरी बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। हम इनके पास पहले आए थे, कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, कोई नहीं तकरीर मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। बहसबाजी के दौरान पहचान पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम दीपक कुमार की जगह मोहम्मद दीपक बताया था।
क्या भैया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है, हाँ। ओके। कोटद्वार के हो आप? नाम है कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश के तुम्हें कॉल फोन खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बताने अरे जाने चल यार यहाँ से चल। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो अबे वीडियो किस पूछ के बना रहा हो? वीडियो किस- काफी देर तक दुकान के अंदर हंगामा होता रहा था। थोड़ी देर बाद वहां हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब इस घटना के कुछ दिन बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंच गए थे। उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय की दुकान पर, मुस्लिम समुदाय के उस दुकानदार की दुकान पर बाबा शब्द के इस्तेमाल और उनका समर्थन करने वाले दीपक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस दौरान वहां जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे थे। सड़क पर हंगामे की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए थे। दीपक ने दावा किया कि उन लोगों ने कई घंटों तक सड़क पर बवाल किया था और उन्हें गालियां देते रहे थे। इसे लेकर उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए थे। 5-6 घंटा वहाँ पर आतंक मचाते रहे। जो मन में आया उनके वो उन्होंने मेरे को गंद संद भगा, उनको नहीं भगा पाए। वो उल्टा मुकदमा हम पे भी, उन पे तो हो नहीं होना था मुकदमा, मगर हम पे भी मुकदमा कर दिया। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के दुकानदार का समर्थन करने की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब उस घटना की वजह से उनके काम पर असर पड़ना शुरू हो गया था। उनके मुताबिक झगड़े की वजह से अचानक उनके जिम में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। उन्होंने दावा किया कि घटना से पहले उनके जिम में रोजाना 150 से ज्यादा लोग आते थे, लेकिन झगड़े के बाद उनके जिम में लोगों की संख्या घटकर करीब 15 ही रह गई। उनको थोड़ा डर का माहौल उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कितनों को मैं कॉल कर चुका हूँ, कितनों को बुला चुका हूँ, तो वो मना ही कर रहे हैं कि भैया अभी तो नहीं, हम थोड़ा रुक कर आएंगे, क्योंकि जो उस दिन आपके जिम में हुआ है उससे थोड़ा सा घर वाले भी मना कर रहे हैं उनके आने के लिए। जिम में लोगों की संख्या घटने की वजह से दीपक के घर की हालत बिगड़ गई, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थक उनकी मदद के लिए आगे आ गए। सोशल मीडिया के जरिए जुड़े उनके समर्थकों ने उनके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी और उनके जिम की मेंबरशिप लेनी शुरू कर दी। जिम की मेंबरशिप लेने वालों में कई बड़े नेता भी शामिल रहे। लेकिन कहानी इतने पर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के दुकानदार के लिए आवाज उठाने वाले दीपक का विरोध करते हुए ये हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन इस मामले में कूद पड़ा। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तो उन पर बुरी तरह आग बबूला हो गए। जिस तरीके से ये अपने आप को मुल्ला बनने का इस पे भूत चढ़ा है, या तो ये भूत उतार ले और नहीं इसको ठीक जरूर करेंगे। इसको छोड़ूंगा नहीं, किसी सूरत में मैं नहीं छोड़ूंगा। जो होगा उसे देखेंगे। इस जैसे लोग हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। पिंकी चौधरी के ऐलान के बाद उत्तराखंड के कोटद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया। माहौल न बिगड़े इसे देखते हुए सड़कों पर पुलिस ने नाकेबंदी लगा दी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। सभी कार्यकर्ताओं को कोटद्वार में एकजुट होने का आह्वान किया गया और उसके बाद जब आप देखें तो पुलिस किस तरीके से अलर्ट है। पुलिस की ओर से तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तमाम जो पीएससी है, पुलिस के जो जवान है वो मौके पर तैनात किए गए हैं। सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी गई। कोटद्वार के पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि आप लोग आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसा आके कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारी जो एलओ की व्यवस्था है वो खराब हो। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के लोगों ने कोटद्वार जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर में घुसने से पहले ही रोक दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हुआ नहीं कि उसमें नेतागिरी ऐसे होने लग जाती है कि तनाव कम होने के बजाय लंबा चलता रहता है। उत्तराखंड में जो ये मोहम्मद दीपक वाला प्रकरण हुआ, उनके समर्थन में इतने सारे लोग उतर आए सोशल मीडिया पर, और फिर कई बड़े नेता भी उनका विरोध करने के लिए आ गए। कई लोग आ गए, उतर आए, जो अपने आप को नेता बता रहे हैं वो भी आ गए। वैसे तो ये पब्लिक को ही देखना है कि इन्हीं मुद्दों पर हंगामा करने वालों को पब्लिक अपना नेता बनाती है, तो बाकी मुद्दों पर कौन राजनीति करेगा, जब ये आसान सा रास्ता बन गया है नेतागिरी चमकाने का कि जहां हिंदू मुस्लिम देखो वहां पहुंच जाओ। लेकिन पब्लिक भी क्या करे अगर सभी तरफ के नेता यही रास्ता लेकर बैठे हों और पुलिस भी इन्हीं सब मामलों में सुरक्षा देखती रहेगी, तो बाकी जुर्म देखने के लिए सिपाही कहां से लाएगी। सौभाग्य की एक बात, इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक वकील की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मच गई।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला पंचायत भवन में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर देने का एक डरा देने वाला मामला सामने आया। उस वकील की आरोपी के साथ किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में आए उस व्यक्ति ने वकील पर गोली चला दी और फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में अनीता कुशवाहा नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के भाई पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक पैसों और गहनों के लालच में उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को चित्रकूट से गिरफ्तार कर लिया। फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर मचे बवाल के बीच इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत ने फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फिल्म को मान्यता देने वाले सेंसर बोर्ड पर भी नाराजगी जताई और उससे भी जवाब मांगा। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में 5 करोड़ की लग्जरी कार से हुए हादसे के मामले में गिरफ्तार किए गए तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई। घटना के बाद से फरार चल रहे शिवम को पुलिस ने 4 दिन बाद सुबह ही गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत में हुई सुनवाई के कुछ ही घंटे के अंदर उन्हें जमानत मिल गई। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को कानपुर की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। ये कोर्ट कानपुर शहर के आपराधिक मामलों को देखती है। शिवम को लेकर पुलिस वहीं पहुंची। उन पर आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ की लग्जरी कार से एक ऑटो और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। हादसा 8 फरवरी को कानपुर के ग्वालटोली थाने क्षेत्र में हुआ था और इसमें 6 लोग घायल हो गए थे। उस मामले में फरार चल रहे शिवम मिश्रा को पुलिस ने 4 दिन बाद पकड़ा। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया, गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अदालत ने 20,000 के निजी मुचलके पर शिवम मिश्रा को जमानत दे दी और उन्हें इस केस में पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए। बताया गया कि कोर्ट में मामला इसलिए भी पलट गया क्योंकि वहां शिकायतकर्ता ने दावा किया कि हादसे के वक्त शिवम की कार उनका ड्राइवर चला रहा था। यानी 5 करोड़ की गाड़ी जब हादसे का शिकार हुई थी तब शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चलाए जा रहे थे, यह शिकायतकर्ता ने बोला। इससे पहले शिवम के वकील और उनके परिवार ने भी इसी तरह के दावे किए थे। उनके मुताबिक शिवम ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। यही नहीं, बताया गया कि जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तब शिकायतकर्ता ने भी माना कि कार शिवम का ड्राइवर ही चला रहा था। ये जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि हादसे के बाद जब शिवम मिश्रा को कार से निकाला गया था तब वो ड्राइविंग सीट पर नजर आए थे। और तो और कानपुर पुलिस की जांच में भी यही बात सामने आई थी। इसीलिए शुरुआत में अज्ञात पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एफआईआर में शिवम का नाम जोड़ दिया था और उनकी तलाश में कानपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। शिवम को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस की 5 टीमों ने दिन रात एक कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान शिवम मिश्रा दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच 4 दिन बाद वो कानपुर लौटे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद कानपुर के डीसीपी ने भी बताया कि जांच में इस बात के सबूत मिले कि 5 करोड़ की वो लग्जरी कार शिवम ही चला रहे थे। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन कोर्ट ने शिवम की रिमांड वाली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी और उन्हें जमानत दी। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई से पहले वहां आसपास के 4 थानों से पुलिस बुलाई गई ताकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बवाल के हालात बने तो उन पर काबू पाया जा सके। उस अवैध मदरसे को गिराने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। एसडीएम समेत जिले के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचे। अलग अलग 4 थानों से पुलिस के जवान बुलवाए गए। इसके अलावा पीएसी की भी 2 टुकड़ियां तैनात रहीं। आदेश मिलते ही बुलडोजर ने मदरसे को गिराना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही वहां हर तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। संभल के एसडीएम ने बताया कि उस मदरसे को सरकारी जमीन पर बनाया गया था और अदालत के आदेश पर उसे जमींदोज कर दिया गया। पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। यह बुलडोजर कार्रवाई संभल की चंदौसी तहसील में मौजूद नरौली इलाके में की गई। उधर महाराष्ट्र के नासिक में मराठी भाषा के विवाद में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के शिक्षक की पिटाई कर दी गई। शिक्षक से मारपीट करने वाले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता बताए गए। शिक्षक पर कोचिंग सेंटर में मराठी में बात करने वाले छात्रों को बदतमीज कहने का आरोप लगाया गया। उसकी खबर मिलने पर उन लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया।
और उन लोगों ने वहां पहुंचकर पहले शिक्षक को बुलाया, फिर वो उनसे मराठी में बात करने के लिए कहने लगे। उस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। मराठी बोल येत नाही का मराठी तुला? लेकिन इस दौरान वो शिक्षक अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते रहे। मला लाज नाही वाटत असं बोलायला? शर्म कर ना। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बोला नहीं? और फिर हंगामा कर रहे उन लोगों ने कोचिंग सेंटर के उस छात्र को बुलाया जिसने शिक्षक पर आरोप लगाए थे। हिंदी में क्या बोल रहे हो? ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो? हिंदी में बोलो, मेरे को नहीं समझ थोड़ी देर बाद एक और छात्र को बुलाया गया और उसकी बातें सुनने के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिक्षक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। देखिए मैनर्स लोग हैं, आवाज बढ़ाकर गावठी भाषा ऐसा कौन बोलता है? लेकिन उसके बाद भी हंगामा कर रहे उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने वहां पढ़ाने वाले दूसरे शिक्षक को भी धमकाया और इस्तीफा देने की चेतावनी दी। वो छोड़, लॉ हम ही है और तेरे को फोड़ेंगे भी। तुम्हारा शिक्षक क्या कर रहे हैं? आता रिजाइन दे तुझा। आता दे। और उस शिक्षक के नौकरी छोड़ने के बाद उन लोगों ने हंगामा खत्म किया। साथ ही कोचिंग सेंटर के प्रशासन को भी दूसरे राज्यों के शिक्षकों को रखने को लेकर चेतावनी दी। सौभाग्य की एक बात है कि महाराष्ट्र में मराठी को लेकर कोई भी आकर धमकाकर जा सकता है क्या? अपने आप को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने अब नासिक में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के टीचर से इस्तीफा ले लिया कि वो एक मराठी बच्चे को डांट रहे थे, मराठी भाषा का अपमान कर रहे थे। टीचर कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और बच्चा क्लास में आया नहीं था इसलिए डांट पड़ी थी उसको। लेकिन उन लोगों को, टीचर को धमकाकर उन लोगों ने इस्तीफा ले लिया। कानून की बात करने पर बोले कि इधर के हम हैं कानून मत बताओ मैं। अगर ये लोग उधर के कानून हैं तो डिक्लेयर कर दो कि ये लोग चलाएंगे। टीचर गलत भी हो तब भी ये कौन होते हैं कि टीचर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दें? कह रहे कि नहीं चाहिए बाहर के लोग, तो फिर क्यों चाहिए महाराष्ट्र में निवेश? क्यों रोते रहते हो कि फला कंपनी को महाराष्ट्र में निवेश करना था, गुजरात में क्यों कर रही है, तेलंगाना में क्यों कर रही है, यहां क्यों कर रही है, वहां क्यों कर रही है? जो पैसा लेकर आए कंपनी उससे बोलते हो पहले मराठी में बोल। बस ये आम पब्लिक पर धौंस चलती है आपकी। वोट तो मिलते नहीं। अभी क्या उखाड़ लिया लोकल इलेक्शन में अगर इतना ही पब्लिक का समर्थन था तो? और कह रहे हैं कि कानून ही हम हैं। दुकानदारों को पीटते हो कि मराठी में बोलो, तो जाकर मराठी दुकानदारों को भी बोलो ना कि सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को बेचे जो मराठी में बोले। ग्राहक कोई भी हो आपको चलेगा, मतलब पैसा कोई दे तो वो चलेगा, लेकिन जहां पैसा देना पड़े वहां पे मराठी वाली धौंस मारो। पुलिस ही बताए कि फिर कानून कौन है यहां पर। सौ बात की एक बात, इधर खबर है कि केंद्र सरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक नोटिस दिया। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के साथ उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की। झारखंड से लेकर बिहार तक भारत बंद का असर देखने को मिला। झारखंड के जमशेदपुर में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क जाम कर दी, तो वहीं बिहार के सासाराम में कई संगठनों से जुड़े मजदूरों ने जुलूस निकाला। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ यह भारत बंद बुलाया था। और भारत बंद के दौरान कई ट्रेड यूनियनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नए लेबर कोड को मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज बताया और उन्हें वापस लेने की मांग की। इधर दिल्ली में एक ही कार से 3 लोगों के शव मिलने के मामले में गिरफ्तार आरोपी के खातों और प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी गई। एक रोज पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने कमरुद्दीन उर्फ बाबा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमरुद्दीन टोना टोटका करने के नाम पर लोगों को ठगते थे और मोटा पैसा बनाते थे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास मिली उस कार में 3 शव मिलने के मामले की जांच की गई तो पुलिस के हाथ आरोपी कमरुद्दीन तक पहुंच गए। पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए ट्रिपल मर्डर के पीछे की असली वजह का पता लगाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कार में जिन लोगों के शव मिले उन्हें कमरुद्दीन ने टोना टोटका के जरिए पैसे कमाने का झांसा दिया था। पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने उन्हें यह सपना दिखाया था कि उनके 2 लाख रुपए बहुत जल्द 3 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे।
इस ढोंगी का पाखंड तब सामने आया जब दिल्ली के 3 हत्याओं में इसका हाथ यहाँ पर सामने आया है और आरोप लगा है कि इसने लड्डू जो जहरीला था उसे खिलाकर बाबा बनकर यहाँ पर जहरीला लड्डू खिलाया और उसके बाद 3 लोगों की हत्याएं कर दी। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास 8 फरवरी को उस कार के अंदर 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस ने मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में की थी। पुलिस के मुताबिक रणधीर का शव ड्राइवर की सीट पर था, शिव नरेश और लक्ष्मी देवी का शव कार की पिछली सीट पर पड़ा मिला था। एक ही कार में 3 अलग अलग लोगों के शव मिलने से पूरी दिल्ली में सनसनी मच गई और हत्या और आत्महत्या की गुत्थी उलझ गई थी। पुलिस ने आनन फानन में तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और कार को जब्त कर लिया था। पुलिस को उस कार की तलाशी के दौरान शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, खाली ग्लास, मोबाइल फोन, कैश, आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज मिले थे। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों के शव मिले वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। तीनों शव मिलने के बाद उनके घर वालों से संपर्क किया गया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि ये लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते। परिजनों ने तीनों की हत्या किए जाने का शक जताया। इसके बाद पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आईं उससे यह साफ हो गया कि तीनों लोगों की मौत जहर की वजह से हुई थी। पुलिस ने कार से बरामद मोबाइल फोन की जांच की। कॉल डिटेल खंगालने पर सामने आया कि वो लोग लगातार कमरुद्दीन उर्फ बाबा नाम के उस व्यक्ति के संपर्क में थे। पुलिस ने दावा किया कमरुद्दीन के साथ तीनों की जान पहचान करीब 1 साल से थी और पुलिस के मुताबिक हत्या वाले दिन भी आरोपी कमरुद्दीन तीनों के साथ उनकी कार में मौजूद था। पुलिस ने बताया कि तीनों उसी कार से घटना से 1 दिन पहले और घटना वाले दिन दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में कमरुद्दीन के घर गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कमरुद्दीन ने पूछताछ में कबूल किया कि जहांगीरपुरी के रहने वाले सलीम के जरिए लक्ष्मी से उनकी जान पहचान हुई थी। बाद में लक्ष्मी ने शिव नरेश और रणधीर से उसकी मुलाकात कराई थी। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन ने तीनों लोगों को यह झांसा दिया था कि अगर वो 2 लाख रुपए लेकर आएंगे तो वो उस 2 लाख को टोना टोटका करके 3 करोड़ बना देंगे। पुलिस के मुताबिक तीनों लोग कमरुद्दीन के झांसे में आ गए और 2 लाख कैश का इंतजाम करके लोनी पहुंच गए थे। कमरुद्दीन ने लोनी वाले अपने घर के अंदर ही एक मजार भी बना रखी थी। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन जब रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी 2 लाख रुपए लेकर लोनी पहुंचे तो उन लोगों के साथ कमरुद्दीन भी उनकी ही कार में घर से निकला था। लेकिन पुलिस के मुताबिक रास्ते में ही कमरुद्दीन ने तीनों को जहरीला लड्डू खिला दिया था। पुलिस ने बताया लड्डू खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने कार को पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास सड़क के किनारे लगा दिया और उनके बेहोश होने के बाद आरोपी 2 लाख कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की जांच के दौरान सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के वीडियो खंगाले। लोनी इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में कमरुद्दीन दिखाई दी। उसके हाथ में एक पैकेट नजर आया। सूत्रों के मुताबिक कमरुद्दीन के हाथों में जो पैकेट दिखा उसी में जहरीले लड्डू रखे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन पर हत्या का यह कोई पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी वो मर्डर के आरोप में जेल की हवा खा चुका था। इस पे 2 पहले के केसेस अभी तक निकल के आए हैं, बाकी और भी लग रहे हैं कि और भी होंगे। इसके अलावा ये अरेस्ट भी हुआ है 2 बार, एक बार राजस्थान में और वही यूपी के मामले में अरेस्ट रहा है, जेल में रहा है। पुलिस ने कमरुद्दीन के पुराने केस की भी पड़ताल शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी और बैंक खातों के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। यूपी का केस हमारे को फर्दर इस केस में क्या क्या हमें हेल्प कर सकता है, तो इसको वहाँ पे ले जाना। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या जो भी इसने इस टाइप से मनी ट्रेल है, तो इन चीज़ों के लिए और फर्दर रिकवरीज के लिए हम लोग इसको जहाँ पे भी निशानदेही ये करेगा वहाँ पे लेके जाएंगे। क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला कि 5 साल पहले कमरुद्दीन ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में जमीन खरीदी और फर्जी मजार बनाकर लोगों को ठगने का काम शुरू किया था। पहले कुछ भी यहाँ पर नहीं था 5 साल पहले, और 5 साल बाद यहाँ पर लोगों ने देखा ये मजार यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर खुद को पीर कहकर वो यहाँ पर बैठता था, जबकि वो कातिल था। उसके ऊपर आरोप लगा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वो पहले भी 3 लोगों का कत्ल कर चुका है। पुलिस तलाशी के दौरान कमरुद्दीन के घर से कई विजिटिंग कार्ड मिले जिन पर यह लिखा मिला कि बाबा कमरुद्दीन कुदरती शक्तियों के जरिए बीमारियों का इलाज करते हैं। यानी लोगों को झांसा देने और उन्हें ठगने के लिए कमरुद्दीन ने बाकायदा अपना विजिटिंग कार्ड छपवा रखा था
और पुलिस के मुताबिक जब भी वो लोगों से मिलता था तब वो इसी विजिटिंग कार्ड को देता था। पुलिस के मुताबिक 72 साल के कमरुद्दीन यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला और खुद को एक पीर या टोना टोटका करके लोगों की परेशानी दूर करने वाला बताता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोप में पकड़े गए कमरुद्दीन से पुराने मामलों को लेकर भी पूछताछ की। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए कमरुद्दीन को आदतन अपराधी बताया क्योंकि उसके खिलाफ दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर की ही तरह यूपी के फिरोजाबाद और राजस्थान के धौलपुर में 2 हत्याओं का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया साल 2014 में राजस्थान के धौलपुर और बीते साल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कमरुद्दीन के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमरुद्दीन ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उधर रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 नए रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 से 20 फरवरी तक भारत का दौरा करेंगे और खबर है कि उसी दौरान यह डील हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2312 करोड़ रुपए का समझौता किया। इस डील के तहत भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 डॉर्नियर 228 विमान खरीदे जाएंगे। इस सौदे के तहत विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। विमानों के मिलने के बाद तटरक्षक बल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाने के बाहर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले एक लड़के के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी क्योंकि उस वीडियो में एक फिल्मी डायलॉग सुनाई दिया जिसमें पुलिस वालों को ही नहीं बल्कि पूरे थाने को खरीदने की बात कही गई। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे एक टीचर के साथ मारपीट कर दी गई। आरोप लगाया गया कि वहां के पूर्व प्रधान और उनके बेटे ने पहले उनके साथ गाली गलौज की, फिर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक वो बीएलओ वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर के काम में लगे हुए थे और इसी दौरान पूर्व प्रधान वहां पहुंच गए और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी पूर्व प्रधान ने वहां पहुंचकर उन्हें गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि पूर्व प्रधान के साथ उनके बेटे भी वहां मौजूद थे। उन दोनों ने स्कूल के बच्चों के साथ जमकर गाली गलौज की और फिर लोगों के समझाने पर वहां से चले गए। इस घटना के बाद बीएलओ ने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत की। उनको कहना है कि हमसे फर्जी वोटिंग ये बनवाना चाहते थे और वो मैंने मना कर दिया, तो इस बात को लेकर के उन्होंने उनके साथ बदतमीजी और मारपीटी। जिलाधिकारी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और भरोसा दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वैष्णो देवी भवन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने पर हंगामा खड़ा हो गया। वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। वैष्णो देवी भवन में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। वीवीआईपी लोगों को भी वैष्णो देवी भवन के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद शिखा नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वैष्णो देवी भवन के अंदर का पूरा वीडियो बना लिया। वो वैष्णो देवी की पिंडियों के पास तक अपना कैमरा ले गई। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में शिखा पहले मंदिर के अंदर जाती दिखाई दी, इसके बाद वो वैष्णो देवी की पिंडियों को चुनरी चढ़ाती, माथा टेकती, वो सब दिखाई दी। ये वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और वीडियो के सामने आते ही श्राइन बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करवा दी। श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया कि अगर जांच में पाया गया कि इसमें बोर्ड का कोई कर्मचारी शामिल था तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मामला बढ़ता देख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिखा ने अपने अकाउंट से वैष्णो देवी वाला वीडियो डिलीट कर दिया। इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 12वीं की परीक्षा के दौरान खुलेआम छात्रों को सामूहिक नकल कराए जाने की तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले महाराष्ट्र के बीड और जालना से भी छात्रों को नकल कराए जाने की खबरें सामने आई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए जालना के परीक्षा केंद्र में नकल कराने के आरोप में 4 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच छत्रपति संभाजी नगर के एक परीक्षा केंद्र में नकल कराए जाने की खबर से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। वहां 12वीं की परीक्षा दे रहे कुछ छात्र डेस्क पर रखी कॉपी देखकर अपनी आंसर शीट पर लिखते नजर आए। वहां परीक्षा के दौरान एक बेंच पर 3 से ज्यादा छात्र बैठे दिखाई दिए, जबकि एक दूसरा छात्र तो खड़े होकर अपनी आंसर शीट पर लिखता दिखा। इस बीच उन छात्रों के ठीक सामने मौजूद एक व्यक्ति नकल कराने में उनकी मदद करते हुए दिखे
और वो व्यक्ति उस परीक्षा केंद्र के इन्विजिलेटर यानी निरीक्षक बताए गए। परीक्षा केंद्र में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन कैमरों की निगरानी के बावजूद नकल पर रोक नहीं लगाई जा सकी और वहां परीक्षा दे रहे छात्रों ने बेधड़क नकल की, ऐसा दिखा। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में NMIMS कॉलेज में वैलेंटाइंस डे इवेंट के दौरान बजरंग दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बजरंग दल के बताए जा रहे लोगों ने इवेंट के आयोजन को लेकर कॉलेज प्रबंधन से भी बहस कर ली। साथ ही इस बात का भी विरोध किया कि इवेंट में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और भड़के लोगों ने कॉलेज परिसर में जोरदार हंगामा कर दिया। कई युवकों के हाथों में लोहे की रॉड नजर आई। उन्होंने इवेंट के लिए की गई सजावट को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा वहां रखी कई कुर्सियां भी तोड़ दी गई। हंगामा बढ़ते ही कॉलेज की तरफ से पुलिस बुला ली गई, लेकिन वैलेंटाइंस डे का विरोध कर रहे लोग जमकर नारेबाजी करते रहे। देश का बल, देश का बल, जय जय सिया राम, जय जय। तोड़फोड़ की वजह से वहां मौजूद छात्र घबरा गए। इस बीच कॉलेज प्रबंधन और पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में कुछ मुस्लिम समुदाय के छात्र हिंदू समुदाय की लड़कियों से अश्लीलता कर रहे थे, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे के बीच उन लोगों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। काफी देर तक चले बवाल के बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत करवाया और मामले की जांच में जुटी। साथ ही कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान भी तेज कर दी गई। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता के नर्सिंग कोर्स चलाने के आरोप के बाद धरना दे रहे कुछ छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे उन छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर उनकी आवाज दबाने के आरोप लगाए और प्रदर्शन के दौरान उन छात्रों की पुलिस वालों से झड़प तक हो गई। वो लोग लगातार यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी ने हंगामा कर रहे एक छात्र की गर्दन पकड़कर उसे नीचे बिठाने की कोशिश की। उनका ऐसा करते ही वहां मौजूद बाकी छात्र भड़क गए। उन लोगों की उस पुलिसकर्मी से भिड़ंत हो गई। हालांकि बाकी पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते दिखे। इस दौरान उन छात्रों ने नारेबाजी और तेज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी को नर्सिंग कॉलेजों के लिए नियम बनाने वाली संस्था RNC और INC से मान्यता नहीं मिली है। उनके मुताबिक दाखिले के दौरान उन्हें बताया गया था कि यूनिवर्सिटी इन दोनों संस्थाओं से मान्यता ले चुकी है, लेकिन दावा किया गया कि यह बात झूठी निकली। और उन छात्रों ने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से हर बार समय मांगकर उन्हें चुप करा दिया गया। उन छात्रों के मुताबिक इन दोनों संस्थाओं की अनुमति के बिना उनकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी और फाइनल ईयर में होने की वजह से उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस बुला ली और काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। पुलिस कर्मियों ने डंडों का डर दिखाकर उन छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद 33 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच कुछ छात्रों ने भविष्य की चिंता होने की वजह से खुदकुशी तक करने की चेतावनी दे दी। उधर गोवा नाइट क्लब हादसा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। गोवा अग्निकांड मामले में मापसा कोर्ट ने आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों भाई जेल में ही रहेंगे। 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। रेलवे पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके पास से 15 किलो से ज्यादा ड्रग्स मिले। ड्रग्स की कीमत 30 लाख रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में बताया गया कि एक लड़की ने अपने प्रेमी से नाराज होकर सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में गिरते ही उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मछुआरों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त लोग दंग रह गए जब वहां एक लड़के ने एक धारदार हथियार से हमला कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने पारिवारिक झगड़े में इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी लड़का रिश्ते में बुजुर्ग का भांजा बताया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना पटना सिटी इलाके में हुई
और वहां वो लड़का उन बुजुर्ग के पीछे पीछे चलता नजर आया। इस दौरान उसके दाएं हाथ में एक धारदार हथियार भी दिखा। कुछ देर बाद जैसे ही दोनों उस गली के सामने से गुजर रही सड़क के पास पहुंचे, उसने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। उसने उनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ कई हमले किए और उसकी वजह से वो घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। लेकिन फिर भी वो नहीं रुका, उसने उन पर हमला जारी रखा। जब वो बेसुध हो गए, उनके शरीर ने हरकत करनी बंद कर दी, तब वो वहां से बड़े ही आराम से अपने बालों को ठीक करता हुआ निकल गया। इस हमले में उनकी वहीं पर मौत हो गई। हमले के दौरान वहां आसपास कई लोग दिखे, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। सभी वहां तमाशा देखते रहे। बुजुर्ग की पहचान मोहम्मद रईस के रूप में हुई और आरोपी का नाम मोहम्मद अयाज बताया गया। इस घटना के बाद से उनके परिवार में मातम पसर गया। फादर अभी तुरंत निकले थे नाश्ता करके, अब वो भी पीछे से निकला था। वही मारिस है, आप कोई नहीं मार सकता। फुफेरा भाई है मेरा। और थोड़ी देर बाद घटना वाली जगह पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की गई। फिर कुछ घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने 4 बार धारदार हथियार से मारकर अपने मामा की हत्या की है, उसकी गिरफ्तारी ये टीम सुनिश्चित करती है चौक थाना क्षेत्र से। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद करने का दावा किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोहम्मद रईस के परिवार वाले उसकी पत्नी को परेशान करते थे और उसका बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगा कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में बैंडेज छोड़ दी। इस बात का पता ऑपरेशन के करीब 1.5 महीने बाद चला। इसके बाद गुस्साए परिवार वाले सरकारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और डॉक्टरों के खिलाफ जमकर हंगामा कर दिया। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिवार वालों के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले सरकारी अस्पताल में महिला के पेट का ऑपरेशन हुआ था। दावा किया गया कि ऑपरेशन के लिए 7,000 रुपए लिए गए थे। ऑपरेशन के कुछ वक्त बाद ही महिला के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। ऐसे में परिवार वालों ने एक निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन जब उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें वाराणसी के अस्पताल में ले जाया गया और दावा किया गया कि वहां के डॉक्टरों ने महिला के पेट में बैंडेज होने की बात बताई। लेकिन जब गए बनारस में तो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो ये लोग बैंडेज छोड़े थे पेट में ही। हाँ, बैंडेज छोड़े तो निकला है। उसके बाद पता चला कि गलती यहाँ की थी, तब सब लोग यहाँ पे आए। इस मामले के सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी और जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए। जांच कमेटी गठन आज ही कर दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला के परिवार वालों ने मांग की कि सरकारी अस्पताल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रेत से भरे एक ट्रक ने दूध ले जा रही एक गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी और टक्कर के बाद उसने उस गाड़ी को करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीट दिया। गाड़ी का ड्राइवर मेरठ के सलारपुर इलाके से गुजर रहा था। इस बीच सड़क के किनारे एक बस खड़ी थी। बताया गया उसने उस बस से अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में पीछे से आ रहे उस भारी भरकम ट्रक ने उसकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मार दी। वहां टक्कर मारने के बाद उस ट्रक का ड्राइवर उस गाड़ी को घसीटता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तो वो गाड़ी सड़क के बीच डिवाइडर पर लगी ग्रिल से टकराई और पलट गई। उसके पलटते ही उसमें रखा दूध गिर गया और दूध सड़क पर बहता नजर आया। ये देखकर कई लोग उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने उसके ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला। टक्कर की यह घटना मेरठ के मवाना रोड पर हुई और उसमें उस गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू करवाने वाले हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपनी इस यात्रा को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलासी से शुरू किया। पहले यह यात्रा 285 किलोमीटर की होने वाली थी, जो उत्तर दिनाजपुर के इटाहार तक जाती, लेकिन पुलिस की अनुमति नहीं मिलने की वजह से यात्रा को छोटा कर दिया गया था और नए प्लान के मुताबिक यह यात्रा केवल 22 किलोमीटर की होगी। हुमायूं कबीर के मुताबिक इस यात्रा के दौरान लोगों से बेलडांगा में बनवाई जा रही नई मस्जिद के निर्माण में सहयोग करने की अपील की जाएगी। ये मकसद था यात्रा का। नादिया के पलासी में बाबरी यात्रा की शुरुआत के दौरान हुमायूं कबीर के कुछ समर्थक नारे लगाते दिखे।
बाबरी यात्रा के दौरान हुमायूं कबीर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ चलते दिखे, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा की शुरुआत में बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद हुमायूं कबीर ने कुछ दूरी पर तक अपने समर्थकों के साथ पैदल भी यात्रा की। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद वो गाड़ी पर सवार हो गए और बाबरी यात्रा को मुर्शिदाबाद के बेलडंगा की तरफ आगे बढ़ाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां इस यात्रा में शामिल हुई। हुमायूं कबीर के मुताबिक 3 जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों ने बाबरी यात्रा की अनुमति नहीं दी। उसी वजह से यात्रा रूट को छोटा करना पड़ा। पहले उनकी बाबरी यात्रा नादिया जिले के पलासी से शुरू होकर मुर्शिदाबाद और मालदा होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में मौजूद इटाहार तक जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। हुमायूं कबीर ने इसके बाद ही नादिया जिले में मौजूद पलासी स्मारक से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। हालांकि माना जा रहा है कि बाबरी यात्रा निकालने वाले हुमायूं कबीर की नजर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम समुदाय के उस इलाके के वोटरों पर है, क्योंकि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के उन जिलों से यात्रा निकालने की तैयारी में थे जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। पश्चिम बंगाल के नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर की नजर भी इसी इलाके पर है। लेकिन बाबरी यात्रा और बाबरी मस्जिद के नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू करवाकर हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बहाने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के नाम को लेकर हुमायूं कबीर पर हमला बोला। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बीजेपी नहीं, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से बन रही नई मस्जिद को लेकर अयोध्या के कुछ संतों ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने हुमायूं कबीर की मानसिकता पर सवाल उठाए। मस्जिद बनता है खुदा और अल्लाह के नाम से, मगर जो आतंक है, जो आतंकी है, उसके नाम से बाबरी मस्जिद के लिए ईंटा इकट्ठा कर रहा है। बीजेपी अयोध्या के संतों और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मुगल शासक बाबर को लुटेरा और आक्रांता बताते हुए उसके नाम पर मस्जिद निर्माण को पूरी तरह गलत बताया। उधर इटली ने T20 विश्व कप में नेपाल को 10 विकेट से हराकर पहली जीत हासिल कर ली। इटली की क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में नेपाल को 10 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इस मैच में इटली ने 124 रन का लक्ष्य 13वें ओवर में ही बिना नुकसान के हासिल कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इटली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 123 रन ही बना सकी। श्रीलंका ने T20 विश्व कप में लगातार अपना दूसरा मैच जीत लिया। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया। श्रीलंका की T20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से ये दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान अंपायर के साथ बहस करने को लेकर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया। अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर में नबी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एनगीडी की कलाई पर बंधे बैंड को लेकर अंपायरों से लंबी बहस की थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन से पहले हुए खिलाड़ियों के ऑक्शन से अफगानिस्तान के कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध पिछले साल सैन्य कार्रवाई के बाद से तनावपूर्ण हो गए थे। इसका असर पीएसएल ऑक्शन में भी देखने को मिला। उधर चीन के शंघाई में एक मेट्रो लाइन के काम के दौरान सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। घटना की वजह से अफरा तफरी मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वहां कई कर्मचारी मेट्रो लाइन के काम में जुटे थे। तभी उस सड़क पर दरारें आनी शुरू हो गई और देखते ही देखते वो सड़क पाताल लोक में चली गई। उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर टूट गया, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसके ऊपर रखा सारा सामान भी उस गड्ढे में समा गया। उस दौरान उस सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी उखड़ गईं। वहां रखी बोतलें, कंटेनर सब गड्ढे में दफन हो गए। सड़क को तेजी से धंसता देखकर वहां मौजूद लोगों में डर पैदा हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क से दूर भागते दिखे। गनीमत ये रही कि जो हिस्सा टूटा उस पर कोई मौजूद नहीं था और लोगों की जान बच गई। डरा देने वाला मामला शंघाई के किक्सन रोड स्टेशन के पास रहा। वहां मेट्रो लाइन बनाने का काम चल रहा था। तभी इस खौफनाक घटना ने दहशत मचा दी।
हालांकि जानकारी मिलते ही अधिकारी हादसे की जांच में जुट गए और उस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इधर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सड़क पर दौड़ रही एक कार का अचानक दरवाजा खुलने से दो मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ गए। बताया गया जिस कार से यह हादसा हुआ उसमें चाइल्ड लॉक एक्टिव नहीं था और उसकी वजह से कार में पीछे की सीट पर बैठी एक बच्ची की गलती की वजह से उसका पीछे का दरवाजा खुल गया। उसकी वजह से उस सड़क पर तेज रफ्तार से जा रहा एक मोटरसाइकिल सवार कार के दरवाजे से टकरा गया। टक्कर लगते उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। पहले वो बगल से जा रही दूसरी कार से टकराया, फिर सड़क पर गिर गया और उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर कुछ दूर तक घिसटती चली गई और पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल उससे टकरा गई और उसकी वजह से दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार युवक भी सड़क पर गिर गया। इस हादसे के बाद लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी, सड़क पर गिरे दोनों मोटरसाइकिल सवारों को उठाया, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया गया इस हादसे की वजह से पहले मोटरसाइकिल सवार का बायां हाथ टूट गया, दूसरे शख्स को मामूली चोट लगी। उधर तुर्की की संसद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां सांसदों के बीच लात घूंसे चल गए। जानकारी के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किए थे। उसके तहत नए न्याय मंत्री की नियुक्ति की गई थी, लेकिन जब नए न्याय मंत्री के शपथ लेने की बारी आई तो विपक्ष के सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसकी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तुर्की की संसद किसी अखाड़े में बदल गई। इस दौरान कुछ सांसद मिलकर एक सांसद को घेर कर मारते नजर आए। उन्होंने मार मार कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो मानो उन्होंने आपा ही खो दिया। कुछ सांसद उन पर घूंसों की बारिश करते दिखाई दिए तो सांसदों ने उन्हें जमकर लातें मारी। देखते ही देखते वहां हालात बेकाबू हो गए। कुछ सांसदों के कपड़े तक फट गए। बताया गया इस मारपीट में एक सांसद की नाक टूट गई। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। इसकी वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और संसद के अध्यक्ष वहां से चले गए। सारा बवाल नए न्याय मंत्री की नियुक्ति के साथ शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक नए न्याय मंत्री अकिन गिरलेक पहले इस्तांबुल में वकीलों के सबसे बड़े पद चीफ प्रोसिक्यूटर पर तैनात थे। उस वक्त उन्होंने विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के कई सांसदों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई की थी। आरोप लगाया गया कि उस वक्त उन्होंने राजनीतिक बदले की भावना से कई फैसले लिए थे और इसीलिए विपक्ष ने उनकी नियुक्ति का विरोध जताया। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने नए न्याय मंत्री को चारों तरफ से घेरा और किसी तरह उनकी शपथ पूरी करवाई। ईरान से बातचीत के बीच दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के संकेत दे दिए। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच ओमान में पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस बीच अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का इशारा कर दिया और इसी के बाद ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंकाओं ने और जोर पकड़ लिया, क्योंकि अमेरिका पिछले महीने से ही ईरान के आसपास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन भी अरब सागर में पैर जमा चुका है। उसे ईरान की चौखट पर ओमान की खाड़ी में तैनात किया जा चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, ट्रंप ने संकेत दिए कि उनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द ही ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान परमाणु समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मोर्चा संभाल लेगा। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान को परमाणु बम हासिल करने का सपना छोड़ना होगा। यही नहीं, उन्होंने धमकी दी थी कि ईरान नहीं माना तो उसे बेहद खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। और अमेरिका की तैयारियों से भी साफ हो गया कि ट्रंप किसी भी वक्त जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। ईरान के पड़ोसी देश कतर से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने भी ईरान की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर आक्रामक तैयारी नजर आई। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद अपने एयरबेसों को हमले के लिए एकदम तैयार रहने के आदेश दे दिए और इसीलिए आशंका जताई गई कि अमेरिका ने ईरान को तबाह करने की पूरी योजना बना ली। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों की सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें ली गई। दावा किया गया कि पहले के मुकाबले बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने वहां अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी। सैटेलाइट से ली गई उन तस्वीरों में जनवरी और फरवरी के बीच अमेरिका के उन सैन्य अड्डों पर बड़े बदलाव नजर आए। बताया गया कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपने घातक मिसाइल सिस्टम और खतरनाक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां से ईरान पर हमला बोला जा सके, क्योंकि ईरान बॉर्डर से कतर की दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर। कतर के साथ ही जॉर्डन और सऊदी अरब में भी अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी।
लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार बढ़ रही घेरेबंदी के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। ईरान ने दो टूक कह दिया कि वो परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी ईरान में खतरनाक मिसाइलें बनाने के काम पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जबकि दावा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी लगाम कसना चाहता है, क्योंकि ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें हैं। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें पश्चिम एशिया के किसी भी कोने में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को चुटकियों में तबाह कर सकती है। वो अमेरिका के सहयोगी इजरायल को भी बर्बाद करने की धमकियां देता रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजरायल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अपने लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। माना जा रहा है इसीलिए अमेरिका ईरान से परमाणु समझौता करने के साथ साथ उसकी खतरनाक मिसाइलों के उत्पादन पर भी रोक लगाना चाहता है। लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में टस से मस नहीं होने वाला। उधर बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के दौरान कई इलाकों में जबरदस्त हिंसक घटनाएं हुई। वहां अगस्त 2024 में हुई भारी हिंसा और शेख हसीना की सत्ता छोड़कर बांग्लादेश से जाने के करीब 1.5 साल बाद अब चुनाव हुए और इस चुनाव के दौरान कई इलाकों में तनाव का माहौल रहा। सबसे ज्यादा हिंसा राजधानी ढाका के मुंशीगंज इलाके में हुई। वहां के एक मतदान केंद्र पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। इन तेज धमाकों के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए मतदान केंद्र से दूर भागने लग गए। चारों तरफ धुआं फैल गया और लोग दहशत में आ गए। इसकी वजह से वहां मतदान नहीं हो सका। इसी तरह बांग्लादेश के तंगेल इलाके में भी जमकर हिंसा की घटनाएं हुई। वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक को कुछ लोगों ने मिलकर पीट दिया। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों से भी झड़प की खबरें सामने आई। ज्यादातर जगहों पर चुनाव में उतरी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी के समर्थक आपस में भिड़ गए। उनके बीच हुई हिंसा की वजह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर कई लोग घायल हो गए और इस बीच चुनाव में उतरी जमाते इस्लामी पर आरोप लगा कि उसके समर्थकों ने ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों को डराकर अपने पक्ष में मतदान करवाने का दबाव बनाया। जमात के ऊपर यह भी आरोप है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में कई साल तक जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी जो अंतरिम सरकार थी उसने उस पर पाबंदियों को हटा दिया था, जिसके बाद उसका चुनाव में उतरने का रास्ता भी साफ हो गया था। लेकिन आम चुनाव में उसके और बीएनपी के समर्थकों ने कई शहरों में उत्पात मचाया। ढाका की मीरपुर सीट पर भी इन दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उनके बीच खूब मारपीट हुई। इस वजह से वहां चुनाव पर असर पड़ा। इस सीट से जमाते इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश की पुलिस के साथ साथ वहां की सेना को भी उतरना पड़ा। बांग्लादेश की सेना के जवानों ने मीरपुर के कई मतदान केंद्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि बवाल थम सके। और बांग्लादेश में हुए मतदान के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव में भारी धांधली के आरोप लगा दिए। अवामी लीग चुनाव में नहीं है। अवामी लीग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के अंतरिम सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए और कई मतदान केंद्रों पर धांधली का दावा किया। राजधानी ढाका के एक मतदान केंद्र की तस्वीरों का हवाला देते हुए उसने आरोप लगाया कि वहां असली मतदाता नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने फर्जी तरीके से वोट डाले और इस वजह से उनके बीच मारपीट भी हो गई। अवामी लीग के मुताबिक वहां बैलेट पेपर छीनकर जबरदस्ती बैलेट बॉक्स में डालने की कोशिश की गई और इसी होड़ में बीएनपी और जमाते इस्लामी के समर्थकों ने भारी बवाल किया। दावा किया गया कि इसी तरह कई दूसरी जगहों पर भी वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अभी चुनाव में नहीं है। 2009 से 2024 तक 15 साल तक वहां की सत्ता में वही थी, लेकिन इस बार आम चुनाव में उसे उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी थी। माना जाता है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग शेख हसीना की अवामी लीग को ही अपना वोट देते थे, लेकिन इस बार चुनाव में
वो पार्टी ही नहीं है, तो अनुमान लगाया गया कि हिंदू समुदाय के मतदाताओं का वोट बीएनपी में यानी खालिदा जिया की पार्टी के खाते में जा सकता है। इधर वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम के 6 छंदों को सरकारी समारोह में पहले गाने के सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताया। साथ ही सरकार को उसने चेतावनी दी कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वो सेवा तीर्थ प्रशासनिक परिसर का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे वो कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इन दोनों भवनों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के 201 सफाई कर्मचारियों को पीएम मोदी की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का उपहार में दिया गया। चांदी के उस सिक्के पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई और दूसरी तरफ कमल का फूल बनाया गया। बताया गया कि इन सिक्कों को एक सत्संग मंडल समिति ने बनवाया। 100 बात की एक बात यह कि संसद में हिंदी बोलने का एक वीडियो पूरी दुनिया में छा रहा है, क्योंकि संसद भारत की नहीं है, गयाना की संसद। जी, दक्षिण अमेरिका का देश गयाना, वहां पर बहस हो रही थी, बजट पर बहस थी बता रहे हैं। तो वहां के एक मंत्री हैं विकास राम किशुन, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के हैं। गयाना में भारतीय मूल के लोगों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 40% हैं भारतीय मूल के लोग। तो जाहिर सी बात है वहां की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का अच्छा खासा दबदबा है। असल में वहां 2 ही बड़े समुदाय हैं, भारतीय मूल के लोग और अफ्रीकी मूल के लोग, जो भारत से गए हैं, जो अफ्रीका से गए। इन दोनों समुदायों में ही राजनीति चलती है वहां पर। तो विकास राम किशुन वहां के कृषि मंत्री हैं। उनको किसी बात पर एक विपक्षी सांसद ने कह दिया कि ये अपने आप को भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन इनको हिंदी तक नहीं आती। जिन्होंने उन पर यह तंज कसा, उन सांसद का नाम है विष्णु पांडे, यानी वो भी भारतीय मूल के हैं। उन्होंने तंज कसा तो विकास राम किशुन आ गए पूरी फॉर्म में उनको जवाब देने के लिए। Permit me, sir, because he said I don't know a word of Hindi. I'm responding to him, the honorable member. And I'm saying here, permit me, sir, to say it in Hindi. Mananiya Adhyaksh Mahoday, I will explain just now. आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। I'll explain it now. I'll explain it now. Would you hold up? What I will say, sir, is that I'm challenging the honorable gentleman to come on any television he wants, any place he wishes, and to have a debate in Hindi language with me without not looking at a paper. ये सुनते ही संसद में सन्नाटा छा गया, विपक्षी चुप हो गए। यानी हिंदी न जानने का आरोप तो कृषि मंत्री पर लगा, तो उन्होंने वही बोलकर दिखा दी और सबकी बोलती बंद कर दी। वैसे गयाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, संसद में वहां अंग्रेजी में ही काम होता है, क्योंकि पहले वहां अंग्रेजों का ही राज था, जैसे दुनिया के कई देशों में हुआ करता था। लेकिन विकास राम किशुन को सुनकर दुनिया को भी पता चल गया कि भारतीय मूल के लोग वहां अब भी घरों में हिंदी ही बोलते होंगे। भारत में भी लोगों को पता चला, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक तो यह भी नहीं जानती कि वहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और फैक्ट तो यह है कि हिंदी तो वो लोग जानते ही हैं, भोजपुरी भी खूब बोलते हैं। और ये लोग कब गए हैं वहां? अभी हाल में नहीं गए हैं, 150-200 साल होने को आ रहे हैं भारतीय मूल के लोगों को वहां पहुंचे, तब के गए हुए हैं, अब भी हिंदी और भोजपुरी बोल रहे हैं। कितनी पीढ़ियां हो गई सोचिए, जिनका जन्म ही वहां हुआ है। लेकिन अब भी अगर इस बात पर राजनीति हो रही है कि वहां के भारतीय मूल के लोगों के नेता बनते हो तो हिंदी बोलकर दिखाओ, तो सोचिए अपनी भाषा और संस्कृति को कैसे संभाल कर रखा उन्होंने। यहां तो ज्यादातर लोग यही नहीं जानते होंगे कि गयाना है कहां नक्शे पर, और इतने सारे भारतीय मूल के लोग वहां कब पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, क्या व्यापारी थे, क्या अंग्रेजों की सेना में थे, वहां क्या करने गए थे। तो ये जो गयाना नाम का देश है, यह है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी तो आपने शायद पढ़ी हो स्कूल में।
कोलंबस खोजने निकले थे यूरोप से भारत का नया समुद्री रास्ता और पहुंच गए थे अमेरिका। यह हुआ था 500 साल से भी पहले, 1492 में। और तभी दुनिया को पता चला कि यह तो कोई अलग ही नई दुनिया है। अब तक ये जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अभी आप नक्शे पर देखते हो, ये दुनिया को पता ही नहीं था कि ये भी है पृथ्वी पर। वहां बस थोड़े से वहां के मूल निवासी रहते थे, वहां की जनजातियों के लोग। तो कोलंबस पहुंचे तो फिर स्पेन से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, ब्रिटेन से कई लोग वहां पहुंचने लगे और पूरे पूरे इलाकों पर कब्जा करने लगे। अलग अलग देश बना दिए इन्होंने अपने वहां, और ये देश इन यूरोपीय देशों की कॉलोनियां बन गए। मतलब जैसे बिल्डर कॉलोनियां बनाते हैं ना, प्लॉट काट कर यूरोप के गोरे लोग वहां देशों की कॉलोनियां बनाने लग गए। कोलंबस ने अपनी तीसरी यात्रा में 1492 में खोजा था, फिर 1498 में तीसरी यात्रा में दक्षिण अमेरिका के इस उत्तर पूर्वी इलाके के तट को देखा, लेकिन वो वहां उतरे नहीं। फिर और भी कई लोग उस इलाके पर पहुंचे, पर यहां उतरा कोई नहीं। उसके लगभग 100 साल तक वहां कोई खास लोग उतरे नहीं। मतलब नई दुनिया खोज ली गई थी 500 साल पहले, लेकिन इस वाले इलाके में बसना शुरू हुए 400 साल पहले। और सबसे पहले यहां आए द नेदरलैंड्स के लोग, यूरोप के हॉलैंड वाले इलाके के लोग, जिनको डच कहते हैं, उनकी भाषा भी डच है। वो पहुंचे यहां पर, उन्होंने कॉलोनी बनानी शुरू की। यहां पर उन्होंने बहुत सारी नदियां देखी, झरने, तालाब, झीलें, यानी बहुत पानी था। उसी पानी के आसपास जनजातियों के लोग रहते थे। उनकी भाषा में पानी वाले इलाके को गयाना कहते थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया गयाना। डच लोगों ने यहां देखा कि पानी बहुत है और जमीन का तो अंत ही नहीं था, तो उन्होंने देखा कि यहां तो गन्ना आराम से उगाया जा सकता है, पूरी दुनिया के लिए गन्ना उगाएंगे। तो उन्होंने चीनी और तंबाकू के बागान लगाए, मतलब गन्ने के और तंबाकू के पौधों के। और उन्होंने अफ्रीका में भी बड़े देशों पर कब्जा करके कॉलोनियां बना ली थी। तो वहां से जहाजों में बैठाकर लेकर आए अफ्रीकी गुलाम, उनसे खेतों में काम करवाते थे। फिर अंग्रेज भी आ गए, तो उनकी और डच लोगों के बीच जंगें हो गई। इस वाले इलाके पर अंग्रेजों का भी थोड़ा कब्जा हो गया। डच गयाना अलग, ये ब्रिटिश गयाना अलग। फ्रांस ने भी एक इलाके पर कब्जा कर लिया, वो फ्रेंच गयाना हो गया। गयाना के इलाके के एक हिस्से पर स्पेन का कब्जा हो गया, एक हिस्से पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। तो जो पुर्तगाली गयाना था वो तो अब ब्राजील का हिस्सा है, जो स्पेनिश गयाना था वो अब वेनेजुएला का हिस्सा है, जो डच गयाना था वो एक अलग देश है जिसका नाम है सूरीनाम, जो फ्रेंच गयाना था वो अब भी फ्रेंच गयाना ही है, वो आजाद नहीं है, वो अब भी वहां पर अब भी फ्रांस का राज है, अब भी। और जो ब्रिटिश गयाना था वो अब कहलाता है गयाना, सिर्फ गयाना। और वहीं की संसद में यह हिंदी बोली गई है। तो खैर हम कहां थे, हम बात कर रहे थे भारतीय मूल के लोग कैसे पहुंचे वहां। तो डच लोग तो लाए थे अफ्रीका से गुलाम। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने गुलामी की प्रथा वहां खत्म कर दी, और जो गन्ने की बेतहाशा खेती थी उसके लिए अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आए मजदूर। कहां से? भारत से, वहां पर भी राज था उनका। तो आज के यूपी बिहार वाले इलाके से लाए, तभी वो हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। 1834 में ब्रिटेन ने गुलामी खत्म कर दी, तो गुलाम आजाद हो गए, ज्यादातर गन्ने के बागानों से भाग गए। इससे प्लांटेशन मालिकों को मजदूरों की कमी हो गई, इसलिए उन्होंने भारत से मजदूर लाने का फैसला किया। 1838 से 1917 तक ब्रिटिश लोग भारत से इंडेंटर्ड मजदूर लेकर आए, जो कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का काम था, लेकिन हकीकत यह थी कि वो एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाते थे। सबसे पहले 1838 में 396 भारतीय मजदूर गयाना पहुंचे। भारत में गरीबी और भुखमरी वाली जगहों से लाए गए थे। 1838 से 1917 तक कुल मिलाकर कोई 2.5 लाख भारतीय गयाना में इस तरह से लाए गए, मजदूर बनाकर। चीनी के बागानों में काम करते थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे उनके, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। 1917 में जाकर यह बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था बंद कर दी अंग्रेज सरकार ने। तो ये जो गयाना में अब भारतीय मूल के लोग हैं वो उन्हीं लोगों के वंशज हैं। ये अब वहां 40% हैं। और दूसरा जो बड़ा समुदाय है वो अफ्रीकी मूल के लोगों का है, जिनको पहले गुलाम बनाकर लाया गया था। अब ये लोग इंडो गयानीज लोग कहलाते हैं, और गयाना की आबादी का लगभग 40% है जो भारतीय मूल के। गयाना की कुल आबादी में 25% हिंदू हैं, 7% मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई बन गए क्योंकि मिशनरियों ने वहां प्रभाव डाला। लेकिन यह देखिए कि कैसे इतनी पीढ़ियों बाद भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा उन्होंने बचाकर रखी है। आज भी धूमधाम से होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। 1966 में ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी, अब वहाँ लोकतंत्र है। 40% लोग भारतीय मूल के हैं, 30% अफ्रीकी मूल के हैं। तो जाहिर सी बात है ये दो बड़े वोट बैंक हैं। देश में आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है,
क्योंकि अंग्रेजों का राज रहा वहां, लेकिन भारतीयों का नेता कौन माना जाता है? कौन माना जाता है भारतीय मूल के लोगों का नेता? सुना ना आपने वहां की संसद में क्या हुआ? माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। तो भारतीय मूल के लोगों का नेता वो माना जाता है जो बोले भोजपुरी और जो बोले हिंदी। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक कार और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत होने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के गाजीपुर में एक कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वो कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद उसमें बैठे एक व्यक्ति और 2 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि 2 महिलाओं की जान नहीं बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश के धार जिले में 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद उनमें एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगते ही उसमें सवार सभी लोग बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कार कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मधुबनी में पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि शराब तस्करी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और उस गाड़ी को रोक लिया, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस को देखकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी की तलाशी ली।